मैं गौरव भार्गव माइंड विजन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम कल भारत का इतिहास हमने स्टार्ट किया था, जिसमें भारत के स्रोत पढ़ रहे थे, पुरातात्विक स्रोत, जिसमें से हम आज अभिलेख पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज क्या होगा। तो अभिलेख मैंने आपको बताया था कि अभिलेख क्या होते थे। अभिलेख जो किसी राजा या महाराजा द्वारा किसी चीज को उत्कीर्ण किए जाते थे, जैसे उसमें लिखा है, देखो अभिलेख क्या होते थे। तो अभिलेख शिलाओं, ताम्रपत्र, स्तंभ, दीवारों और मुद्राओं पर उत्कीर्ण किए जाते थे। जैसे किसी राजा ने कहीं विजय प्राप्त की, तो उसने सोचा कि अब मैं अपनी इस विजय के बारे में मुझे कहीं लिखना चाहिए, कहीं नोट करवाना चाहिए। तो वो जैसे शिलाओं पर, पत्थरों पर, ताम्रपत्र तांबे के पत्थरों पर, ठीक है, स्तंभों पर, दीवारों पर और मुद्राओं पर अंकित करवा देते थे, जिससे कि आगे भविष्य में उसके जाने के बाद जो भी राजा हो या जो भी आगे की पीढ़ियां हैं, वो उसे पढ़ के ये सोच सके या ये जान सके कि ऐसा राजा होता था जिसने ऐसी ऐसी विजय प्राप्त की थी। आया समझ में? चलिए, तो क्या बताया मैंने, अभिलेख क्या होते हैं, जो शिलाओं, ताम्रपत्र, स्तंभ, दीवारों और मुद्राओं पर अंकित किए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ये वर्ड याद रखिएगा, एपिग्राफी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख अशोक के हैं। ठीक है, तो जो अभी तक जितने भी अभिलेख हमें खोजे गए हैं या मिले हैं, उनमें से सर्वाधिक जो पढ़ने वाले हैं, मतलब जिनकी भाषा अभी तक हमें समझ में आ चुकी है, हम जिन्हें पढ़ चुके हैं, वो अशोक के हैं। इसके अलावा जो भी अभिलेख हमें मिले हैं, उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आई है, इतना याद रखना है। ठीक है, और अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अब ब्राह्मी लिपि क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेख, मतलब पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से जितने भी अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सारे आर्मेनिक लिपि में है। ठीक है, आर्मेनिक लिपि का एक और नाम यूनानी लिपि है। आर्मेनिक लिपि का एक और नाम क्या है? यूनानी लिपि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अभिलेखों का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। ये आप वेरी मोस्ट कर लीजिए, ये वाला पॉइंट क्या है, पेपर में आता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा और कब पढ़ा। तो इसका आंसर है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इन अभिलेखों को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। कौन सी? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। अब देखते हैं प्रथम श्रेणी में क्या होता है। प्रथम श्रेणी में जनता के लिए सूचना होती है। जैसे किसी राजा ने कोई नियम पारित किया या कुछ भी नियम बनाया, तो उसको जो जनता पालन करेगी, उस नियम को जनता पढ़ सके, जनता मान सके, जनता उस नियम को देख सके कि कैसा क्या है, उसके लिए ताम्रपत्रों पर, शिलाओं पर या दीवारों पर ये ऐसे अभिलेख खुदवा दिए जाते थे, जो कि जनता के लिए होते थे। आया समझ में? तो प्रथम श्रेणी के अभिलेख जनता के लिए होते थे, जिससे वह सूचना जनता के द्वारा जनता तक पहुंच सके। ठीक है, इसके बाद द्वितीय श्रेणी के अभिलेख। द्वितीय श्रेणी के अभिलेख में बौद्ध, जैन, शैव आदि संप्रदाय ने प्रचार के लिए, मतलब पहले जितने भी धर्म चलते थे, जैसे जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, शैव धर्म हुआ, ठीक है, और भी कई धर्म चलते थे, उन सभी धर्मों ने अपने धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए, अपने धर्मों का गुणगान करने के लिए जितने भी अभिलेख खुदवाए या जितने भी स्तंभ पर अभिलेख बनवाए, मुद्राओं पर छपवाए, शिलाओं पर छपवाए, उन सभी को किस श्रेणी में रखा गया है? उन सभी को द्वितीय श्रेणी के अभिलेखों में रखा गया है, याद रखिएगा। तृतीय श्रेणी के अभिलेखों में राजाओं की विजय का उल्लेख है। जैसे अशोक है, सम्राट अशोक ने मान लो कहीं पे भी उत्तर में विजय प्राप्त की, तो उसने सोचा कि अब मैं अपनी विजय का उल्लेख किसमें करूं। तो उसने स्पेशल अपनी विजयों के लिए अब जो स्थान उसने जीते हैं, उन स्थानों का वर्णन उसने जिस अभिलेख में किया, उन अभिलेखों को तृतीय श्रेणी के अभिलेखों में रखा गया है। तो याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी के अभिलेख में जनता के लिए सूचना थी, द्वितीय श्रेणी के अभिलेखों में बौद्ध, जैन सभी धर्मों का प्रचार प्रसार के लिए बनाए गए थे, और तृतीय
तृतीय श्रेणी के राजाओं की विजयों का उल्लेख तृतीय श्रेणी के अभिलेखों में किया गया है। चलिए, अशोक के पश्चिमोत्तर से प्राप्त अभिलेख, अशोक के पश्चिमोत्तर से प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, अशोक के मतलब पश्चिमोत्तर दिशा कौन सी होती है, ऐसे देखिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर से कौन सी है, पश्चिमोत्तर दिशा ये वाली है, ये। ठीक है, जैसे ये वाला भारत मान लो, ये भारत है जैसा अपना, ये भारत है, तो ये पश्चिमोत्तर दिशा यहाँ से जितने भी प्राप्त हुए हैं हम खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद ब्राह्मी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि क्या होती है, ब्राह्मी लिपि होती है जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे मैं बताऊं आपको, अभी हम कैसे लिखते हैं, अभी हम जैसे हमारी कॉपी है, जैसे ये हमारी किताब है, ये हमारा पेज है। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, हम यहाँ से लिखना चालू करते हैं, यहाँ से ऐसे 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 चालू करते हैं। तो हम ये बाएं से और दाएं लिख रहे हैं ना, तो बाएं से और दाएं जो लिपि लिखी जाती है इसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ठीक है, और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि कौन सी होती है, खरोष्टी लिपि ऐसे लिखना चालू की जाती है, ऐसे दाएं से बाएं, ये इस साइड। ठीक है, तो बाएं से दाएं जो लिपि लिखी जाती है, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि की भाषा कौन सी होती है, तो बाएं से दाएं होती है और खरोष्टी लिपि की दाएं से बाएं होती है। चलिए, अब अभी तक जितने इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण अभिलेख खोजे गए हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, हालांकि अभिलेख तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख ये कलिंग के राजा खारवेल ने बनवाया था। याद रखिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसने बनवाया था, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल ने बनवाया था, और इसमें भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। पेपर में आ सकता है कि भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है, तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। और हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है, कलिंग। कलिंग कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख पेपर में पूछते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और इसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो सुदर्शन झील का निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। याद रखिएगा। ठीक है, नासिक अभिलेख में सातवाहनों की जानकारी मिलती है। जो सातवाहन वंश था उनके विषय में संपूर्ण जानकारी हमें नासिक अभिलेख से मिलती है। नासिक अभिलेख कहाँ है, नासिक अभिलेख महाराष्ट्र में मिलता है। ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो समुद्रगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, ये गुप्त वंश का शासक था और इस समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इसमें पूछा जाता है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया, तो समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया था। और प्रयाग स्तंभ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद ऐहोल अभिलेख जो है कुलभूषण द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा बनवाया गया था। याद रखिएगा, मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा जो शासक थे यशोवर्मन उनके द्वारा बनवाया गया था। ये एमपीपीएससी और एमपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, मंदसौर जिले में यह मंदसौर अभिलेख है। चलिए, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जिसे भिलसाड़ अभिलेख भी कहते हैं, तो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश का शासक था उसने बनवाया था। इस पे स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय का वर्णन किया है। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि हुनों का गुप्त काल में स्कंदगुप्त के शासन के समय हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था, जिससे हुनों पर विजय किसने प्राप्त की थी, स्कंदगुप्त ने। और उसने इस विजय का वर्णन भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में किया है, जो किसने बनवाया है, स्कंदगुप्त ने बनवाया है। ठीक है, इसके बाद देवपाड़ा अभिलेख बनवाया शासक विजय सेन ने बनवाया था। याद रखिएगा। भरभूत अभिलेख ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि ये शुंगों द्वारा बनाया गया था। और दूसरी बात यह एमपी में सतना जिले में है। ये मैं खुद लगा चुका हूं ये क्वेश्चन, ये भरभूत स्तूप या भरभूत अभिलेख एमपी के किस जिले में है, तो एमपी के सतना जिले में है। याद रखिएगा। ठीक है,
इसके बाद एरन अभिलेख, ये भी वेरी वेरी मोस्ट, ये भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि एरन अभिलेख किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के किस जिले में है, सागर जिले में है। ठीक है, किसने बनवाया था, भानुगुप्त ने बनवाया था। और सबसे वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है पेपर में आता है कि सती प्रथा के साक्ष्य या सती प्रथा के जो एविडेंस है वो किस अभिलेख से मिलते हैं और वह अभिलेख कौन सा है। तो सती प्रथा के साक्ष्य जो है वो एरन अभिलेख से मिलते हैं, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। इसके बाद अंत में अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख शंगों की उपलब्धियों के बारे में है, जो कि यूपी अयोध्या में पड़ता है, और यूपी का अयोध्या का पहले नाम था फैजाबाद। ठीक है, जहां पे अयोध्या केवल उसका एक शहर था। ठीक है, अब पूरे फैजाबाद का नाम बदल कर ये कर दिया गया है, अयोध्या कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारा अभिलेख यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभिलेखों के बाद कौन सा है, अभिलेखों के बाद है मुद्राएं। मुद्राएं अर्थात जो सिक्के, अभी ऐसे हम हमारी करेंसी में सिक्के चलते हैं 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के सॉरी 3-4 के नहीं चलते, 1 के 2 के 5 के 10 के 20 के, ऐसे मुद्राएं सिक्कों के कहते हैं। सिक्कों को ही दूसरा नाम मुद्रा दिया गया है। ठीक है, तो सिक्कों से भी हमें अपने प्राचीन भारत की इतिहास की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले इसमें कौन से सिक्के थे, आहस सिक्के। आहस सिक्के कौन से सिक्के थे, ऐसे सिक्के जिनके बारे में हमें अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं है, या उन पे क्या लिखा है, क्या खुदा है, उसके बारे में ना पढ़ा गया है ना समझा गया है, मतलब वो केवल एक सिक्के मात्र ही हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे सिक्कों को हम आहस सिक्के कहते हैं, याद रखिएगा। सर्वाधिक मुद्राएं मौर्योत्तर काल की मिलती हैं, मतलब जो मौर्यों के बाद जो शासन आया, जिसका भी शासन आया, उनके समय में हमें जो मुद्राएं मिली हैं वो सर्वाधिक मिली हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसमें किसकी मिली है, सीसा की, तांबा की, कांसा की, चांदी की, सोना की इत्यादि। ठीक है, इसके बाद गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि किस काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे, तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। इसके बाद कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, याद रखिएगा। कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि किसने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, तो कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना क्या होता है, मतलब कनिष्क के समय के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन पे कुछ ऐसा चित्रित हुआ या कुछ ऐसा लिखा हुआ जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और कनिष्क किस धर्म से, कनिष्क किस वंश था, तो कनिष्क जो था कुषाण वंश से था, कुषाण वंश से था। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, मतलब समुद्रगुप्त के शासन काल से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन पर उसे जो एक यंत्र होता है वीणा, वो बजाते हुए दिखाया गया है। इससे यह अनुमान लगता है कि वो वीणा का प्रेमी था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, या कौन सा शासक वीणा बजाने का प्रेमी था, या कौन सा शासक वीणा से प्रेम करता था, तो वो है समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं इससे। चंद्रगुप्त की चांदी की मुद्राएं व्याघ्र शैली में थी। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है कि किस शासक ने चांदी की मुद्राएं चलाई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाई थी। ठीक है, और वो किस शैली में है, वो व्याघ्र शैली में है। याद रखिएगा कि कौन सी मुद्राएं व्याघ्र शैली में मिलती हैं, तो चांदी की मुद्राएं व्याघ्र शैली में मिलती हैं, जिनसे शकों पर विजय का संकेत मिलता है, जिनसे अनुमान लगाया गया है कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने शकों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, अगला है सातवाहन राजा शतकर्णी की मुद्रा पर जलपूत निर्मित है, जिससे उसकी समुद्र विजय का अनुमान लगाया गया है। मतलब सातवाहन वंश का जो राजा शतकर्णी था उसकी समय से जो मुद्रा प्राप्त हुई है उन मुद्राओं को जलपोत मतलब जहाज, लड़ाकू जहाज निर्मित है, जिससे कि अनुमान लगाया गया है कि उसने समुद्र पर अपनी विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुद्राएं कंप्लीट होती हैं। चलिए हम इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसका।
चलिए अगला है हमारा स्मारक और भवन। ठीक है, तो अभी तक हम अभिलेख पढ़ चुके हैं और मुद्राएं पढ़ चुके हैं। मुद्राओं के बाद है स्मारक और भवन। ठीक है, ये सभी पुरातत्व के स्रोत में ही चल रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो स्मारक और भवन में उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में मिले हैं। स्मारक भवन सबसे पहले बताऊं, स्मारक भवन क्या है? स्मारक भवन जो भी पुराने महलों, घरों, ठीक है, स्मारकों, बिल्डिंगों को खोजा गया है, उन्हें स्मारक और भवनों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं नागर शैली और द्रविड़ शैली और वैसा शैली होती है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा भारत है, ये ऐसे हमारा भारत, ठीक है, ये करते रहे भाई। ठीक है, अब जैसे तो क्या बोल रहा है, उत्तर, सबसे पहले तो उत्तर भारत, ये हमारा उत्तर भारत हो गया, ये दक्षिण भारत हो गया। तो उत्तर भारत के सभी मंदिर कौन सी शैली में है? नागर शैली में। ठीक है, और दक्षिण भारत के सभी मंदिर कौन से हैं? द्रविड़ शैली में। कुछ दक्षिण भारत के मंदिर है जो वैसा शैली में है, ठीक, वैसा शैली। ठीक है, अब ये देखते हैं कि नागर शैली और द्रविड़ शैली और वैसा शैली क्या होती है। तो देखिए, आप कभी मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं तो आपने मंदिरों में ऐसा कुछ देखा होगा, ये देखा होगा मंदिरों में आपने। ठीक है, और कहीं आपने देखा होगा ये तो मैं बताऊं, ये तो अधिकतर सभी लोगों ने देखा ही होगा। तो ये जो ऐसे जिनमें गोल गुंबज टाइप की रहती है वह शैली कहलाती है नागर शैली, जो कि हमारे उत्तर भारत के मंदिरों में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, और दक्षिण भारत के मंदिरों में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, इनमें ये द्रविड़ शैली पाई जाती है, जो कि ऐसी रहती है, जिनमें ऊपर एक मतलब मंदिर के ऊपर एक चौकोर सी आकृति बना देते हैं, चबूतरे जैसी, उसमें डिजाइन बना देते हैं, तो वो शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। और वैसा शैली कहलाती है, वैसा शैली द्रविड़ प्लस नागर शैली का मिला जुला रूप कहलाती है वैसा शैली। याद रखिएगा, द्रविड़ और नागर शैली का मिला जुला रूप कहलाती है वैसा शैली। ठीक है, तो यहाँ पे स्मारक और भवन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मूर्ति कला में कुछ है नहीं है, मूर्ति कला में कुछ ऐसा विशेष प्राप्त नहीं हुआ है जो पेपर में आने के लायक हो। ठीक है, और डिटेल आप कहीं भी पढ़ सकते हैं उसमें से ऐसा आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो कि पेपर में आ सके। ठीक है, चित्रकला से भी कुछ नहीं है। इसके बाद अवशेष है, अवशेष से कुछ 2-4 पॉइंट है, जैसे पाकिस्तान में सोहन नदी, याद रखिएगा, पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी से उत्खनन में खुरदुरे हथियार मिले हैं, अर्थात मानव के साक्ष्य मिले हैं। मतलब पाकिस्तान में जब खुदाई की गई सोहन नदी में, तो खुरदुरे हथियार, कुछ धारदार हथियार मिले, जिनसे ये ज्ञात होता है कि उस टाइम मानव था। गंगा यमुना दोआब, अच्छा आप अब ये बताइए कोई दोआब क्या होता है? मैं बताता हूँ, दोआब होता है दो नदियों के बीच का स्थान, यानी ये एक नदी बह रही है, एक नदी ये बह रही है, इसके बीच में जितना स्थान बचा है ये आपका दोआब कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, गंगा यमुना दोआब में काले लाल मृदवांड और चित्रित मृदवांड मिले हैं। और याद रखिए, मृदवांड क्या होते हैं? मृदवांड होते हैं मटके, जिसमें हम पानी पीते हैं। तो वो लाल काले मृदवांड और चित्रित मृदवांड मिले हैं, कहां से? गंगा यमुना दोआब से। मोहनजोदड़ो से 500 से अधिक मोहरें मिली हैं। ये याद रखिएगा कि पेपर में सकता है कहां से 500 से अधिक मोहरें मिली हैं, या मोहनजोदड़ो से कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? 500 मोहरें प्राप्त हुई हैं। बसाड़ से, जो कि प्रांत वैशाली में था, 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। ठीक है, और अरेनकेडु ये दक्षिण भारत, शायद तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु। ठीक है, अरेनकेडु से रोमन सिक्के, दीपक कटोरा और बर्तन मिले। ठीक है, इतना सा याद रखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हमारा भारतीय पुरातात्विक स्रोत का पुरातात्विक स्रोत एक जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। कल से हम इसी चैप्टर के साहित्यिक स्रोत आरंभ करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सारे अधिक से अधिक फ्रेंड्स को इस चैनल से जोड़ें, ताकि उन्हें भी ये सब पढ़ने का मौका मिले। चलिए, जय हिंद, जय भारत।